नमस्कार, मैं अभिषेक। राजनीति में संख्या बल का खासा महत्व है। एक जमाने में जब किसी भी तरह के डिजिटल संसाधन नहीं हुआ करते थे तो दूर दराज तक राजनीतिक दल अपना संदेश पहुंचाने के लिए पर्चों का इस्तेमाल करते थे। जो भीड़ नेताओं के साथ देखने को मिलती थी वो राजनीतिक दल की विचारधारा के या तो समर्थक होते थे या उनका पार्टी से वास्तविक जुड़ाव हुआ करता था। लेकिन 21वीं सदी की राजनीति में चीजें बदल चुकी हैं। सोशल मीडिया से लेकर आज तमाम ऐसे संसाधन हैं जिससे नेता सीधे जनता से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे देश में आप किसी भी राजनीतिक दल को उठाकर देख लीजिए, तमाम नेताओं पर भीड़ की राजनीति हावी है। और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि यह भीड़ पैसे देकर जुटाई जाती है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां नेता चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। एक भीड़ खड़ी की जाती है दूसरी भीड़ को लुभाने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की इवेंट को लेकर अब चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और इन्हीं जनसभाओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर इवेंट मैनेज करने का आरोप लगा रही है। विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं से सीधा संवाद कर सीएम भूपेश बघेल लोगों से शासन की योजनाओं का फीडबैक लेकर उनकी मांगों को तत्काल पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। सीएम बघेल अब नए मतदाताओं को साधने यानी कि यंगस्टर्स को साधने के लिए माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिसमें वो 26 जुलाई को फर्स्ट टाइम वोटर से संवाद करेंगे। बीजेपी का कहना है कि ये कार्यक्रम नहीं इवेंट है। स्कूली बच्चों पर दबाव बनाकर उन्हें जबरन बुलाया जा रहा है। संवाद है तो चौराहे पर क्यों नहीं करते। राजेश मूरत फ्रस्ट्रेटेड नेता है, उनको देखना था। वहाँ पे जितने युवा अंदर थे उतने युवा बाहर खड़े थे, कतार लगा के खड़े थे। कोई चुनिंदा नहीं थे, प्रदेश भर से पूरे संभाग भर से युवा आए थे और मुक्त कंठ से वो मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे रहे थे, समाधान कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बताए, राजेश मूरत 15 साल तक रमन सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। कितने बार उन्होंने युवाओं से संवाद किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से मंत्री बने थे, उनका तो और नैतिक दायित्व बनता था। भूपेश बघेल जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, युवाओं के हित में लगातार कदम उठा रहे हैं और युवाओं के लिए निर्णय ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तेज में आ रही है। क्या है और आपने क्या युवाओं के लिए कर दिया? कौन सा ऐसा नया कि इंस्टीट्यूट लेकर के आ गए जिससे युवाओं का भविष्य बन जाए? कौन से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के संसाधन आपने उपलब्ध करा दिए? आपने अपने होर्डिंग्स में कहा है कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी गई और विधानसभा में 20,000 का उत्तर आता, तो बची हुई नौकरियां कहाँ चली गई? तो चलिए, आपने सुन लिए दोनों ही राजनीतिक दलों को क्या कहना है। इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस से जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत। किरण बघेल हमारे साथ भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही आऊँगा। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि कहा जा रहा है युवाओं से संवाद किया जा रहा है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी भले इसे इवेंट मैनेजर बता रही है, लेकिन मोटा मोटा सवाल यही है कि सबसे बड़ा वोटर जो है वो युवा है। और सबसे बड़ा सवाल बीजेपी का यही है कि आपने बीते 4.5 साल में युवाओं के लिए क्या किया और अब जो संवाद हो रहा है इससे क्या निकलेगा। देखिए अभिषेक जी, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे उनकी फीडबैक ले रहे हैं, सरकार की योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, और अगर उनको कुछ कमी है या उनकी कुछ ऐसी जरूरतें हैं, कुछ ऐसी मांग है जो सरकार पूरा कर सकती है, तो वो तुरंत उसका निराकरण भी कर रहे हैं। तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है बीजेपी को? देखो, बीजेपी इसलिए तकलीफ हो रही है कि पिछले 15 साल में इन्होंने तो युवाओं को क्या किया सबके सामने है। भाई, एक दिव्यांग ने आत्मदाह कर दिया था सीएम हाउस के बाहर, तो रमन सिंह जी बोले थे कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, वो भी किसके लिए? रोजगार के लिए। आज रोजगार की क्या स्थिति सबके सामने है, पीएमआई का डाटा क्या बोलता है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के नेता ना रमन सिंह जैसे झूठ बोलते ना मोदी जी जैसे जुमलेबाजी करते। देखिए अभिषेक जी, आप इतने तेज पत्रकार, आप मानो जब चुनाव था मोदी जी जाते थे चाय पे चर्चा करने युवाओं के बीच में, 2 करोड़ रोजगार की बात बोलते थे युवाओं को, वो क्या हुआ सबके सामने। 15-15 लाख की बात युवाओं के बीच में बोले थे, वो क्या हुआ सबके सामने। यहां तक कि युवाओं को बीच में ये भी बोले थे कि जो ईमानदारी से जो युवा टैक्स पे करेगा उसको रिटर्न में कुछ परसेंटेज टैक्स का हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बनने वाली। तो इनके जैसे जुमलेबाजी हम नहीं कर रहे। सत्यप्रकाश जी, बात यह है कि आप युवाओं से संवाद कीजिए, निश्चित है, अच्छी बात है, इतनी बड़ी आबादी है, उनसे संवाद करना ही चाहिए, उनकी क्या जरूरत है उनको सुनना चाहिए। समस्या यह है कि राजनीतिक दल युवाओं से संवाद अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं। उनकी जरूरत के हिसाब से तो कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी जो रायपुर संभाग का हुआ था युवा संवाद, कहने का मतलब ये है कि आप 2-3 महीनों में चुनाव है इसलिए आप संवाद हो रहा है। अगर जनता युवाओं से आपको फीडबैक लेना था, आपने 2.5 साल काम किया, उसके बाद आप फीडबैक लीजिए
कि आपको हमारा काम अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या आपकी जरूरत है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। अब आप संवाद कर देखिए रहे हैं। अभिषेक जी भाई, मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये वो बात नहीं है कि 2.5 साल में फीडबैक लिया। बोले फीडबैक की बात हो रही है, ऐसा कभी रमन सिंह ने किया था क्या? ऐसा कभी राजेश मोहन जी ने किया था क्या? तो यहाँ मुद्दा ये है, हमने काम किया, उनके सब रिपोर्ट कार्ड लेके गए। देखिए मैं और बता देता हूँ, युवाओं के लिए कौशल विकास योजना चल रही है। अगर मैं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर लूँ तो 47,000 से ज्यादा युवाओं को विकसित करके उनको कम से कम 24,000 युवाओं को नौकरी दिलाई गई। कोई अगर पीएम कौशल विकास की बात कर लूँ तो 8,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके सिर्फ और सिर्फ 1,900 युवाओं को नौकरी मिली। ये नहीं, पर बीजेपी तो ये कह रही है ना कि कौशल विकास का मतलब क्या है। जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है छत्तीसगढ़ में तो कौशल विकास का मतलब क्या है? तो वही मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? इंडस्ट्री इसलिए राइट्स मिले कितने सारे, कम से कम इनके समय में कितने सारी थी? 1,000। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ के 1700 से ज्यादा राइट्स मिले हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे तेलों की कंपनियां आ गई है, पेट्रोल की कंपनियां आ गई, कोरबा पावर प्लांट लग रहे हैं। कहाँ इंडस्ट्री नहीं है? विकसित हो रहा है। इन्होंने इसको बाहर डाला था, इंडस्ट्री यहाँ आती नहीं थी। आज जब हमारी सरकारी योजनाओं की वजह से जो 5 साल 2019 से 2024 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके तहत यहाँ पे नई नई कंपनियां आ रही है। और एक और बात मैं बोलूंगा, आपने बात की, देखिए सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, हमने ई रजिस्ट्रेशन अलग अलग विभागों में, निर्माण कार्य में रोजगार के तहत ई रजिस्ट्रेशन करवा के युवाओं को कम से कम 200 करोड़ का निर्माण कार्य में से जोड़ा है। ये किसने किया? इन्होंने कभी सोचा था कि ई रजिस्ट्रेशन करके भी कोई नहीं, पर बीजेपी ये कह रही है कि आप होर्डिंग में 5 लाख बताते हैं, विधानसभा के अंदर आप 20,000 बताते हैं। हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। देखिए सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है। मैंने बोला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो सरकारी भी हो सकती है, वो प्राइवेट नौकरियां भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, पावर प्लांट लग रहे हैं, राइस मिल है, तेल मिल है, इतनी सारी कंपनियां यहाँ आ रही है, तो उसमें भी नौकरी किसी दी है? अगर कंपनियां यहाँ आ रही है तो किसके तहत आ रही है? और एक और बात मैं बोलूंगा, सबसे बड़ी योजना हमारी रीपा योजना क्या है? वो गांव गांव के युवाओं को वहीं पे रोजगार मिल सके, वहीं छोटे मोटे धंधे उद्योग कर सके। तो रीपा योजना आज सबसे सफल योजना है। ये एक रोल मॉडल बन चुका है पूरे देश के लिए। ये हमारी सरकार ने करके दिखा है। चलिए ठीक है, किरण जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है किरण जी, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्कूली बच्चों पर दबाव बना के उन्हें बुलाया जा रहा है और एक तरह से उनसे बुलवाया जा रहा है, यानी कि तारीफ करवाई जा रही है। ये आरोप बीजेपी ने सीधे तौर पर लगाया है। क्यों भाजपा को ऐसा लगता है और ऐसे क्या कारण है कि आपको लगता है कि बीते 4.5 साल में कांग्रेस ने युवाओं को छला है, उनके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उससे कुछ ही दूरी पे नालंदा परिसर है, सिचुएशन लोकेटेड है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को वहाँ कुछ समय निकाल के नालंदा परिसर में भी चले जाना चाहिए और उन युवाओं के साथ भी संवाद करना चाहिए जिनके सपने अभी पीएससी घोटाले के तहत कहीं ना कहीं आग में झोंक दिए गए हैं और भ्रष्टाचार की आग में उनके सपनों को कहीं ना कहीं झोंक दिया गया है। और मुझे लगता है इनके मुख्यमंत्री सिर्फ संवाद करते हैं, सुनते नहीं, जिसका ताजा उदाहरण है हमारे युवाओं ने अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी में नग्न प्रदर्शन किया था। यहाँ के युवाओं का कोई सुनने वाला नहीं है और जिस प्रकार ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने युवाओं को छला है बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, चुनाव के ठीक 6 महीने पहले इन्हें बेरोजगारी भत्ता के नाम पे एक झुंझुना पकड़ाया गया है और उसके जब फुलफिलमेंट की बात आती है तो लंबे क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपने जैसे कि अभी खुद ही कहा कि इन्होंने पहले दावा किया था 5 लाख नौकरियों की और अब ये दावा करते हैं, जब सदन में इनकी कान खींची जाती है तो ये दायरा सिमट के 20 से 25 हजार तक ही रोजगार तक सीमित हो जाता है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। किरण जी, चुनाव के समय मात्र युवाओं को सत्य प्रकाश जी यही तो कह रहे हैं कि भैया हमने तो फिर भी युवाओं से संवाद करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, रमन सरकार में तो वो कोशिश भी नहीं की। हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी संवाद की कोशिश करने की, क्योंकि हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर युवाओं के लिए और छात्राओं के लिए इतना विकास का कार्य किया है। चाहे आप साक्षरता दर देख लीजिए, हमारे समय में, इनके समय में 64% शिक्षा दर हुआ करती थी, जिसे कम करके हमने 71% तक ले आए हैं। और कुल जो स्कूल इनके समय में 21,000 तक सीमित थी, उसे हमने 60,000 तक स्कूल बनाने का काम किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, तो इन्होंने ऐसा कोई भी पिछले 4 साल में काम नहीं किया है। नया स्कूल नहीं खोला है या नया कोई भी यूनिवर्सिटी या नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है जिसपे ये युवाओं से के पास जाकर अपनी उपलब्धि दिखा सके। तो संवाद करने के अलावा इनके पास कुछ बचता ही नहीं है।
छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, ये नहीं, समझ रही है कि ये आयोजित किरण जी, संवाद जो किया किरण जा जी, रहा है। अगर बात आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर इवेंट मैनेज करने का, तो छत्तीसगढ़ में जो आपके केंद्रीय नेता अभी आने वाले हैं इवेंट करने के लिए, कह लीजिए, या फिर जो भी कार्यक्रम है आपके वो करने के लिए, मेरा उसको लेकर सवाल है कि फिर आप उनसे भी बोलिए। राजेश मूणत जी कह रहे हैं आप चौराहे पे जाके लोगों से बात कीजिए, तो क्या आपके केंद्रीय नेता, मैं बोल रहा हूँ रमन सिंह, क्या ये करेंगे? वहां जाके लोगों से बात करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे? क्योंकि ये जो तरीका राजेश जी कह रहे हैं ये तो होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है शायद हमारे देश का कि ये बहुत सालों पहले बंद हो चुका है। अब नेता मंच से भाषण देते हैं और बसों में भर के भीड़ आती है, ये रेगुलर प्रैक्टिस बन गया है राजनीति का। अगर आप कांग्रेस से ये कहने के लिए कर रहे हैं तो आप खुद भी करेंगे ये? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं रमन सरकार जी का जन चौपाल लगाया करते थे। अभी उनका जो ग्राम स्वराज जो चलता था, वो ग्राम के बीच में जाकर वो चौपाल लगा के ग्रामीणों से सीधा संवाद करते थे। हमारी सरकार ने पिछले 15 साल में किया है, कोई नई बात नहीं। उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं किरण जी, पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले आकांक्षी जिले में चिन्हांकित किए गए हैं, चाहे बस्तर के जिले हो, बहुत सारे ऐसे 23 जिले हैं जिनको मोदी जी की सरकार ने आकांक्षी जिले के अंतर्गत चिन्हांकित किया है, जिसे खास डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वहां के दौरे के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और वहां के डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए उनका दौरा होना है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं केके जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अभिषेक जी, मैं वही बोल रहा था कि बीजेपी के पूरे नेता, तमाम नेता, मैं बोला ना ऊपर से लेके यहाँ प्रदेश झूठ कैसे बोलते हैं। इनके समय में बस्तर में 300 स्कूलें बंद हुई थी, हमारी सरकार ने स्कूलें खोली है, 8 स्कूलें खोली। इनके समय मेडिकल कॉलेज कितना था? 15 साल 2 मेडिकल कॉलेज इन्होंने दिया था। हमने 4 सालों में 4 मेडिकल कॉलेज दिए, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। इनके जैसे हालात नहीं है। आज शिक्षा के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने कभी सोचा? सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारियों को, बच्चों को पढ़ाया इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मजदूर का बच्चा भी इंग्लिश पढ़े, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़े। ये हमने करके दिखाया। अब इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलने जा रहा है, ये किसने करके दिखाया? हमने करके दिखाया। तो ये हमने युवाओं के लिए, हमने जो बच्चे उनको अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए हमने काम करके दिखाया। इनके समय जैसा नहीं है कि स्कूल, तो ये बात कर रहे हैं इन्होंने कितने स्कूल बंद किए बता दें थोड़ा। और तो और इनके राजनांदगांव में जो कथा का रमन सिंह जी का जो इलाका था, राजनांदगांव में कितने स्कूल बंद हुए थे ये भी बता देते थोड़ा सा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को, अपने अधिकारी के बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते थे। हमने यहाँ के बच्चों को मेडिकल कॉलेज कितने दिया, के शर्मा जी बैठे हैं। और एक चीज मैं किरण बघेल जी को थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूंगा, आज का अखबार पढ़ ले, आज ही के अखबार में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग शुरू होगी मेडिकल कॉलेज की और सीटें कितनी बढ़ गई है, कितना कॉलेज बढ़ गया, आज ही के अखबार में छपा हुआ है। वो थोड़ा आज का अखबार देख ले, उसके बाद यहाँ पे बैठ के बात करे। के शर्मा जी बैठे हो, अच्छे समझा पाएंगे, किरण बघेल जी को आईना दिखा पाएंगे। और एक और बात मैं बोलूंगा, इनको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इसलिए है क्योंकि युवा आज भूपेश बघेल से जुड़ रहा है। युवा आज के शर्मा जी भरोसा जिता रहा है। ठीक है भूपेश बघेल जी का भरोसा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने अपनी बात रख दी है। प्यार से बोला जा रहा है। के शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि एक तरफ किरण जी जो कह रही हैं कि रमन सरकार में इतना अच्छा काम हुआ कि युवाओं से संवाद की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो कांग्रेस पे भी आरोप लगा रही है कि इवेंट मैनेज किया जा रहा है। वही कांग्रेस का दावा है कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आपका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कितनी स्थिति क्या बेहतर हुई है या साक्षरता दर घटी है? क्या स्थिति? नहीं, साक्षरता दर में सुधार हुआ है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया गया है, पूर्व में जो काम हुआ था, निश्चित रूप से अभी जो नक्सलाई प्रभावित क्षेत्र में बंद स्कूलों को खोले गए हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है। 300 स्कूल खोलने की जो बात कही है और जो नवा छत्तीसगढ़ निर्माण की बात कर रही है, उसमें युवाओं को जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, युवा संवाद के माध्यम से कहें तो ये एक अच्छा प्रयास किया जा सकता, कहा जा सकता है। लेकिन ये चुनाव वर्ष में हो रहा है, इसका कितना लाभ युवाओं तक पहुंच पाएगा, या चुनाव में मतदान में मत में परिवर्तित हो पाएगा, या चुनाव घोषणा पत्र में ये शामिल किया जाएगा? जैसे बहुत सारे पॉइंट जो आए उसमें कहा कि इसको घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। युवाओं में एक ललक दिख रही राजनीति में आने की, इसको कैसे लाइन अप किया जा सकता है? सरकार छात्र संघ चुनाव को जो बंद कर दी है उसको किस ढंग से युवाओं को फिर से राजनीति से जोड़ के, जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में बात करें तो बृजमोहन की, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे जैसे नेता जो हैं वो छात्र संघ राजनीति से आए हुए हैं, जिनकी अलग छवि नजर आती है अन्य सभी राजनीतिक दलों के बीच में। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें जो अभी जो विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर जा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा को आप जब रेवड़ी बांट रहे हैं तो मुझे लगता है कि रेवड़ी आपको देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कीजिए और सभी के स्वास्थ्य के
व्यवस्था कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको अभी 20 से 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है विशेष इलाज वगैरह के लिए। तो इसमें इसके साथ ही साथ जो रोजगार का निश्चित रूप से रीपा एक बेहतर प्रोजेक्ट है। गोटानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करके वहीं के वहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने से पलायन रुकेगा और इसके लिए आगे की जो सरकार है अनवरत प्रक्रिया है। अभी तो ये शुरुआत हुई, 10,000 गोठानों का निर्माण होना, फिर उसमें 200-300 गोठानों में रीपा का प्रयास किया जाना। तो ये लगातार प्रयास की आवश्यकता है। जो भी उत्पाद है छत्तीसगढ़ में उनको यहाँ से एक बाजार उपलब्ध कराना, कच्चे माल को तैयार करके फिर उसको बाजार तक, चाहे पेंट की बात करें, गुलाल की बात करें, ये एक उपलब्धि है। इसको किस दिशा में आगे ले जाना है ये एक बात है। दूसरी चीज है छत्तीसगढ़ में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात। ITI केंद्र आप कितने को, छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात करें, लौह अयस्क के संबंधी, खनिज से संबंधित आप जितने बात करें, हीरा भी छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, लौह अयस्क की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें तो जिंदल और वेदांता जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हर जिले में एक समझ जाओ औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जा सकती है। शहर से बाहर रायपुर के आसपास उरला सिलतरा में देखें तो बड़ी संख्या में उद्योग है यहाँ पे, 1000 के लगभग उद्योग है यहाँ पे, स्पंज आयरन और राइस मिल वगैरह सब मिलकर के। तो कुल मिलाकर के स्थानीय उद्योगों के अनुसार युवाओं को किस ढंग से शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित युवा तैयार हो जिनको रोजगार के अवसर मिले और शिक्षा को रोजगार से जोड़े। ना मुझे लगता है बेरोजगारी भत्ता की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था एक नीति बनाने, चूंकि नीति की बात इसलिए हो रही है कि अभी घोषणा पत्र की बात दोनों ही दल कर रहे हैं और इस प्रकार से युवाओं से जब चर्चा करें तो निश्चित रूप से युवाओं की सोच महत्वपूर्ण होगा। और 1,95,000 करोड़ जो जनसंख्या है तो ये मतदाता मतदाता है 1,95,00,000 छत्तीसगढ़ में, जिसमें लगभग 46 लाख युवा मतदाता है। इनको साधने का प्रयास दोनों ही ओर से किया जा रहा है और इसमें चर्चा की बात है। आप जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे लेकिन युवाओं की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप युवाओं तक बड़ी संख्या में, हर हाथ में आज सोशल मीडिया के आप देखेंगे मोबाइल रखा हुआ है, तो उसका किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं ये राजनीतिक दलों को समझना मेरे ख्याल से इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रयास की सराहना की जानी चाहिए युवाओं से चर्चा को लेकर के। और युवाओं की जो बातें सामने आई, पीजी खोलने की बात आ रही है, अपग्रेडेशन की बात हो रही है, नए स्कूल कॉलेज की बात आ रही है, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किस प्रकार से प्रयोगशाला की दिक्कत आ रही है, उनमें समन्वय की बात उठ रही है जिसमें केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार की जो बातें युवाओं से बाहर आती है वो सरकार के नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने सुना। मैं 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक, लगातार इस बात को लेकर आलोचना हो रही है आपकी सरकार कि आप युवाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों? 1,17,000 लोगों को आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, ये आप ही के आधिकारिक आंकड़े हैं। ये गर्व की बात तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि बेरोजगार है। एक तरह की बैसाखी पकड़ा दी गई है, बैसाखी भी है कि नहीं ये नहीं पता। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये संवाद जमाए फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल जो कैंपेन चलाने जा रहे हैं आप, ये अगर पॉलिटिकल नहीं है और पूरा यूथ ओरिएंटेड है, तो आप ही के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, जिस तरह से वो जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में छात्रों से मिल रहे हैं, वहां पर कोई मंच नहीं है, पंडाल नहीं है, माइक नहीं है, सब जैसे बैठते हैं टीचर्स बैठते हैं वैसे वो बैठे, उन्होंने बात करी। अगर आप कह रहे हैं कि ये कोई इवेंट नहीं है, तो क्या आपके जो पार्टी के नेता, मैं नहीं कह रहा सिर्फ भूपेश बघेल, बाकी पार्टी के जो नेता अपने क्षेत्र में जाके सीधे जाए स्कूल से बात करें बच्चों से? देखिए सबसे बड़ा आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की। देखिए ये कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता बेरोजगारी भत्ता दे, मगर देखिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे कम, मगर मान लीजिए एक भी बेरोजगार है, क्या उसको हक नहीं है उसका अपनी जिंदगी में जीने का? उसको हक नहीं कि समाज के लिए एक अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का, समाज के सामने बेहतर जिंदगी जीने का? इसके तहत मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता क्या दे रहे हैं। और एक और बात, दूसरी बात, जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस पर एक पॉइंट है कि आप किसमें कौशल विकास चाहते हैं, प्रशिक्षण चाहते हैं, उसके तहत उनकी जो सहूलियत है, जो वो चाहता है, जो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे को इसको कौशल प्रशिक्षण चाहिए, उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसको फिर उसको नौकरी या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से या कोई रोजगार को करना उसके माध्यम से उसको जोड़ा जा रहा है रोजगार के तहत। तो ये हमारी सरकार कर रही है कि बेरोजगारी भत्ता ना देना पड़े। हमारा लक्ष्य बेरोजगारी भत्ता देने का नहीं है, हमारा लक्ष्य है रोजगार उपलब्ध कराने का। इसीलिए हमने 5 साल में 50 लाख रोजगार उपलब्ध करने के लिए हमने समिति बना रखी है। तो ये हमारी सरकार कर रही है। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो अभी मैं रायपुर समाज की बात कर ले तो युवा संवाद जो हुआ था उसमें मंच कोई ऐसा मंच नहीं था कि इवेंट मैनेजमेंट की बात की जाए, वो एक बस बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई थी, उसमें क्या था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा अभिषेक जी, उसके बाद भी के शर्मा जी वहां गए थे, मुख्यमंत्री जी खुद जा रहे थे युवाओं के बीच में, तो ये क्या दिखाता है?
मंच तो भाई जिन्होंने वहां लगाया तो उनकी गलती है, मगर उसके बाद मुख्यमंत्री जी बीच में खुद जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद नाम से बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लोगों की युवाओं की समस्या सुन रहे हैं, खुद बीच में जो जाके कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया ना। ये मुख्यमंत्री जी इसीलिए देखिए युवाओं के बीच में क्यों लोकप्रिय है, इसलिए युवा क्यों बोल रहे हैं कि कक्का अभी जिंदा है, क्यों उनको प्यार से कक्का बोल रहे हैं। कक्का किसको बोलते छत्तीसगढ़ में, जो एकदम अपने करीब है, उसके साथ आप कुछ भी अपने सुख दुख की बातें आप शेयर कर सकते हैं, उससे बता सकते हैं, इसीलिए वो लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी अभिषेक जी, हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं बेरोजगारी भत्ता देने का, हमारा इरादा है उनको रोजगार देने का, इसीलिए हमारी सरकार उसके तरफ बढ़ रही है और इसीलिए बेरोजगारी है सबसे कम छत्तीसगढ़ में। और ये मैं किरण बघेल जी का एक सवाल का जवाब दूंगा, ये बेरोजगारी भत्ते से दिक्कत क्या है। 2003 में इन्होंने घोषणा पत्र में डाला था, ये भूल जाते, ये अपना 15 साल का याद नहीं रहता इनको कि हमने भी बेरोजगारी भत्ता का बोला था 2003 में। छल कैसे युवाओं के साथ समय सीमित है। हमारी सरकार जी आपसे जवाब दिक्कत हो रही है। किरण जी, कुल मिलाकर अभिषेक जी, ये सरकार है जो दलित विरोधी है, छात्राओं के विरोधी है। आप देख सकते हैं। नहीं, पर वो तो कह रहे हैं ना, हम रीपा योजना चला रहे हैं, रोजगार मिशन हम चला रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता को खुद कह रहे हैं कि हमारी मजबूरियां में देना पड़ रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं आप युवाओं को क्या देना चाहते हैं, ये भी सवाल है। उन्हें कहीं ना कहीं अपाहिज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को, टैलेंटेड युवाओं के टैलेंट को किस तरह दबाया जा रहा है। उन्हें ये रेवड़ी कल्चर का उपभोग करा के, जहां तक बात है छत्तीसगढ़ के युवाओं को सिर्फ गोबर बीनने और गोबर उठाने और गौठान तक सीमित रखा जा रहा है। और पीएससी जैसे संस्थाओं की बात आती तो इनके नेता, इनके अधिकारी के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और जहां बात राज्यसभा की आती तो ये आउटसोर्सिंग से भी नहीं बचते हैं। छत्तीसगढ़ का युवा सिर्फ गोबर तक सीमित रहेगा, इनके बच्चे इनके अधिकारी बनेंगे, राज्यसभा में जाएंगे और छत्तीसगढ़ के युवा नग्न होकर अपनी आवाज को उठाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। और ये ठीक है, समय बहुत इजाजत नहीं देता। मैं 1 मिनट में जवाब चाहूंगा के शर्मा जी आपसे कि कौन सी योजना, क्या कौशल विकास योजना है युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार का अपना एक डिफेंस है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आईटीआई का जाल इस सरकार ने जिस तरह बढ़ावा दिया है कि हर ब्लॉकों में एक आईटीआई स्थापित हो जाए, इसके साथ ही साथ जो युवाओं को हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में रखता है उनको वहाँ, वो जैसे गांव में जो होता है, जैसे लोहार है, बढ़ई है, इन सब के लिए हर क्षेत्र में एक बाजार की व्यवस्था उपलब्ध कराने की जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, ये एक महत्वपूर्ण योजना कही जा सकती है। इसके साथ ही रीपा एक महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे युवा इंजीनियर वहीं के वहीं किस प्रकार से अपना उत्पाद तैयार कर सकते हैं। निश्चित रूप से गोबर खरीदी को आप बड़ा रोजगार से नहीं जोड़ सकते, लेकिन उसका जो उत्पाद तैयार होगा उसके माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। और जो बदलाव और भरोसा की बात की जा रही है युवाओं में, तो निश्चित रूप से जिस दिशा में प्रयास किया जा रहा है उसके लिए अभी समय लगा है। शुरुआत अभी नहीं कर सकते कि गोठान जो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज खरीदी की बात करें या छत्तीसगढ़ में जो भी लौह अयस्क है और जो उद्योग स्थापित है यहाँ के कच्चा माल से संबंधित, उन उद्योगों से संबंधित उद्योगों को बोल करके ऐसे प्रशिक्षित तैयार किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वही यही छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ी संख्या में यहाँ पे निश्चित रूप से माफी चाहूंगा, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी मेजोरिटी पॉपुलेशन इस वक्त जो है नए वोटर्स की भी है और बड़ी संख्या में एक युवा आबादी है जो सरकार की नज़र में है और कई योजनाएं उनको केंद्रित उनको रखकर बनाई गई हैं। इनका ज़मीनी स्तर पर कितना फ़ायदा युवाओं को मिला और इन जो योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर क्या युवा किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, कई सारे सवाल हैं जो आने वाले चुनाव के बाद स्पष्ट होंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।